Hello everyone, and I welcome all of you on Knowledge Shuttle. Today we are going to talk about the Union Territories of India. But उससे पहले सबसे पहले जानेंगे यूनियन टेरिटरी होता क्या है। बेसिकली यूनियन टेरिटरी किसी देश के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पर भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत के अंदर वो सारी एरियाज हैं, वो सारे क्षेत्र हैं या वो छोटी छोटी टेरिटरीज हैं जिनको कि कोई स्टेट या वो खुद से गवर्न नहीं करते। आई मीन फॉर एग्जाम्पल हमारे कंट्री के अंदर 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उनके अंदर अपनी सरकारें नहीं होती हैं, दो को छोड़ के, दिल्ली और पुदुचेरी। लेकिन जिनके अंदर सरकारें होती हैं जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी, उनके पास भी लिमिटेड राइट्स होते हैं, उनके पास कोई अपार राइट्स या क्षमताएं नहीं होती हैं। वो भी कई चीज़ों पर केंद्र सरकार पर निर्भर करते हैं। तो इन सारी यूनियन टेरिटरीज का जो देखभाल होती है, कामकाज होता है, फाइनेंस होता है, वो सभी केंद्र सरकार भारत के राष्ट्रपति की तरफ से आता है। भारत की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति जी को एडवाइस देती है कि आपको इस फला फला व्यक्ति को इस यूनियन टेरिटरी के अंदर, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर नुमाइंदा या फिर कहें एक रिप्रेजेंटेटिव बनाना है। और केंद्र सरकार अपनी तरफ से उसको आगे बढ़ाती है, राष्ट्रपति जी उसको मोहर लगाते हैं और वो इंसान उस राज्य का सर्वोच्च पद पर जाकर बैठ जाता है, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी कहते हैं। अलग अलग यूनियन टेरिटरीज के अंदर अलग अलग पद होते हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमको यूनियन टेरिटरीज का जरूरत पड़ा कैसे। आप जैसे अपने सामने इस मैप में देख सकते हैं, जब भारत आजाद हुआ था तो हमारे सामने पूरा जो आज हम जो भारत देखते हैं वो नहीं था। एक्चुअल में हम 565 रियासतों यानी 565 अलग अलग देशों में बटे हुए थे। कुछ देश, या कहूँ एक ज्यादा बड़े अमाउंट के अंदर ज्यादा सारे देश भारत के अंदर शामिल हो गए, उन्होंने भारत सरकार के अंदर शामिल होना स्वीकार किया। लेकिन कुछ स्टेट्स जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये राज्यों ने मुखालफत करी, इन राज्यों ने हमारे गवर्नमेंट को अपोज किया। साथ ही अगर देखा जाए तो गोवा और पौंडीचेरी जैसे एरियाज, इनके अंदर विदेशी रूल अब भी जारी था। जैसे पौंडीचेरी में फ्रेंच और गोवा में हम देख सकते हैं यहाँ पोर्चुगीज पोर्चुगीज रूल लिखा हुआ है। तो यहाँ ये कंट्रीज की सरकारें, एक तरह से मानिए भारत का जो बाउंड्री था हमारा फ्रांस और ये पोर्चुगल दोनों से लगा हुआ था। अब ऐसे में जब इंडिया का यूनिफिकेशन हुआ, सारे राज्य भारत के अंदर विलय होने चालू हुए, तब कुछ राज्य भारत के रह गए जैसे कि गोवा, पौंडीचेरी। उनमें से कई राज्यों को भारत के अंदर हमारे तत्कालीन गृह मंत्री श्री सरदार पटेल, जिनको हम लौह पुरुष भी कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया, इनकी बदौलत, इनकी कूटनीति, इनकी राजनीति और इनके साहस की वजह से भारत के अंदर शामिल हो गए। लेकिन इनमें से कई सारे स्टेट्स ऐसे थे जो अपने दम पर अपना ना तो फाइनेंस चला सकते थे, ना अपनी पॉपुलेशन को पाल सकते थे, और ना ही ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो साइज में बहुत ज्यादा छोटे थे। तो उस वक्त हमारी तत्कालीन सरकार ने क्या किया कि उस वक्त के लिए उन पर्टिकुलर स्टेट्स को, उन पर्टिकुलर नई रियासतों को एज इट इज उनके स्वरूप में छोड़ दिया, और वहां पर राष्ट्रपति के राष्ट्रपति जी के द्वारा साइन किया हुआ बंदा, राष्ट्रपति जी के द्वारा भेजा गया एक नुमाइंदा, एक रिप्रेजेंटेटिव बिठा दिया, जिसको आज हम एलजी या फिर गवर्नर या गवर्नर जनरल नहीं कहूंगा, एलजी या फिर एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जाना जाता है। कई सारी रियासतें, कई सारे स्टेट जैसे कि गोवा हो गया, इसको बाद में राज्य का दर्जा दे दिया गया जब हमको लगा कि हाँ, ये अपने लोगों का भार वहन करने के हिसाब में सही है, तो उस टाइम पे उसको स्टेटहुड दे दिया। लेकिन कई सारे स्टेट्स ऐसे थे जिनको हमने कभी भी राज्य का दर्जा नहीं दिया, लेकिन जो आज भी यूनियन टेरिटरी के रूप में हमारे सामने है। उनमें से मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे अभी आज से 2019 से पहले जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा एक स्टेट हुआ करता था, लेकिन उसके बाद 5 अगस्त के बाद 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर को दो भागों में विभाजन कर दिया गया। उनमें से एक यूनियन टेरिटरी बना लद्दाख का और एक यूनियन टेरिटरी बना हमारा जम्मू एंड कश्मीर का। लद्दाख की कैपिटल लेह हो गई, जिसके साथ करगिल नाम का डिस्ट्रिक्ट भी शामिल था। यहाँ जम्मू कश्मीर एक छोटा सा यूनियन टेरिटरी बन के उभर के आया। इससे क्या हुआ कि हमारे को ये दिखा कि हाँ, इन दो राज्यों के पास भी अपनी कैपेसिटी है, लेकिन जब तक ये अपने पैरों पे खड़े होने के लायक नहीं हो जाएंगे, तब तक हम इनको स्टेटहुड का दर्जा नहीं दे सकते हैं। आज हम देखते हैं हमारे पास 8 राज्य हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स, जहाँ पे हमारे एलजी साहब हैं। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं। दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव,
ये दोनों को एक कर दिया गया। इससे पहले ये अलग हुआ करते थे। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं दिल्ली एनसीटी। दिल्ली एनसीटी मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी। यहाँ पर एलजी होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, यहाँ पर एलजी होते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। पुदुचेरी, पहले इसको पौंडीचेरी कहते थे, अब इसको पुदुचेरी कहते हैं, यहाँ पर एलजी होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपना सीएम भी होता है। उसके बाद लास्ट में लद्दाख यूनियन टेरिटरी, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। क्योंकि आज मैंने एक विस्तृत समय आपको यूनियन टेरिटरी का यूजेस और यूनियन टेरिटरी के होने का वजह बताने में निकाला है, आज मैं केवल दो यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करूंगा, जिनमें नंबर 1 है अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में बताना चाहता हूँ। अंडमान निकोबार आइलैंड्स का एरिया 8,249 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये बेसिकली हमारे इंडियन ओशन कहते हैं, लेकिन हम इसको कहेंगे बे ऑफ बंगाल। ये बे ऑफ बंगाल में हमारे आर्चीपेलागो हैं। आर्चीपेलागो आइसलैंड के ग्रुप को कहते हैं। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स एक लंबी कतार है आइलैंड्स की, जो कि नॉर्थ अंडमान से शुरू होती है और ग्रेट निकोबार तक जाती है। ग्रेट निकोबार में ही भारत का सबसे ज्यादा दक्षिणतम बिंदु है, जिसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। तो बात करेंगे अंडमान निकोबार की पॉपुलेशन की। 8,249 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए इस इतने बड़े यूनियन टेरिटरी के अंदर 4,25,000 लोग रहते हैं। यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इस आर्चीपेलागो के अंदर 572 आइलैंड्स हैं, जिनमें से केवल और केवल 38 इनहेबिटेड यानी कि 38 ही रिहायशी हैं, यानी कि इनके अंदर लोग रहते हैं। बाकी के आइलैंड्स में वन संपदा है, हमारे जानवर होंगे, और कई सारे आइलैंड ऐसे हैं जहां पर शायद इंसान ने कभी कदम भी नहीं रखा। उनमें से एक आइलैंड ऐसा भी है जिसको हम कहते हैं सेंटिनल आइलैंड। ये एक ऐसा आइलैंड है जहां पर हमारी ऐसी पुरानी, सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है, जिससे हम आज तक बहुत कम मिले हैं। यहाँ के लोगों से हमारा बहुत कम सामना हुआ है, क्योंकि जो भी अगर आप इनके पास जाने का कोशिश करेगा तो उसको ये मार देंगे। ऐसा नहीं है कि हम इन लोगों के पास गए नहीं हैं, लेकिन हमने इन लोगों को कंजर्व करने के लिए, इनकी कल्चर को कंजर्व करने के लिए, इनकी ट्राइब्स को रिस्पेक्ट देते हुए भारत सरकार ने कभी भी यहाँ पर जाना ना तो अलाउ किया है, और ना ही भारत सरकार ने खुद इनके मामलों में दखल दी है, क्योंकि हम इनको संभाल के संजो के रखना चाहते हैं। अगर हम बात करें अंडमान निकोबार आइलैंड्स की, तो इस यूनियन टेरिटरी के अंदर हमारे दो वॉल्केनोज भी हैं। जी हाँ, हमारे भारत के अंदर दो ज्वालामुखी भी हैं। उनमें से एक है बैरन आइलैंड, जो कि एक जागृत ज्वालामुखी है, ये कभी भी फट सकता है। और दूसरा आइलैंड है नारकोंडेम आइलैंड। अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो ये दो भागों में बटा हुआ है। उत्तरी भाग इसका नॉर्थ अंडमान से लेकर लिटिल अंडमान तक है, और इसको हम बोलते हैं अंडमान आइलैंड्स। जबकि अगर हम बात करें दक्षिणी आइलैंड्स की, तो ये है कार निकोबार से लेके ग्रेट निकोबार तक। ये नीचे वाला निकोबार है एंड ऊपर वाला पूरा अंडमान है। तो अब हम बढ़ते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स की ओर। लक्षद्वीप आइलैंड्स अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा था। लक्षद्वीप आइलैंड्स हमारे अरेबियन सी यानी अरब सागर में पाया जाता है। ये भी एक आर्चिपेलागो है, यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। टोटल 36 आइलैंड्स हैं, जिनमें से केवल 10 पे ही जनसंख्या रहती है। इसके एरिया की बात करूं तो 32 स्क्वायर किलोमीटर का ही एरिया है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 69,000 लोग रहते हैं, क्योंकि अभी सेंसस नहीं हुआ है 2011 के बाद, जहाँ तक मेरी मुझको याद है। तो यहाँ पर हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि शायद इतने लोग होंगे यहाँ पर। अगर मैं इसकी राजधानी की बात करूं तो राजधानी इसकी कावारत्ती है। और वन संपदा, मैंने जैसा कहा था इससे पहले की वीडियोस में, कि भारत को हमारे मदर नेचर की तरफ से ये वरदान मिला हुआ है कि हमारे पास एक और जहाँ पर डेजर्ट है, तो वहीं हमारे यहाँ नदियाँ भी बहुत सारी है। जहाँ हमारे यहाँ सूखे एरियाज हैं, जैसे कि विदर्भ के एरिया हो गया, साउथ में भी काफ़ी सूखे एरियाज हैं, तो वहीं हमारे पास दुनिया की सबसे गीली जगह मानेसराम मेघालय में है। अगर हम बात करें, हमारे यहाँ डेजर्ट्स भी हैं। हमारे यहाँ दो डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट जो कि लद्दाख में है, हमारे यहाँ हॉट डेजर्ट है जो कि हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट है जो राजस्थान में है। तो उसी तरह से लक्षद्वीप आइलैंड्स को भी अगर हम देखें, तो ये अपने आप में एक सबसे खूबसूरत देन है प्रकृति की भारत को। हमारे यहाँ एटॉल्स हैं, हमारे यहाँ बहुत खूबसूरत कोरल रीफ्स हैं, मूंगा पत्थर की चट्टाने हैं, जिनको देखने के लिए आपको स्कूबा डाइविंग भी करना पड़ेगा, स्नॉर्कलिंग करनी पड़ेगी। तो अगर देखा जाए तो इन 36 आइलैंड्स में से केवल 10 पे ही लोग रहते हैं। और यहाँ के कुछ फेमस कोरल आइलैंड्स हैं, जिनका नाम है जैसे कि अगत्ती, कटमाट, किल्टान, एंड्रोट एंड काल्पेनी। आई होप इस वीडियोस ने आपकी हेल्प करी होगी, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।